किसी देश की मुद्रा की ताकत उस देश की अर्थव्यवस्था की ताकत पर आधारित होती है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था दुनिया में अब तक की सबसे मजबूत है। तदनुसार मैंने वित्त मंत्री को सट्टेबाजों के खिलाफ डॉलर की रक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मैंने सेक्रेटरी कॉनली को मौद्रिक स्थिरता के हित में और संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोत्तम हित में निर्धारित राशि और शर्तों को छोड़कर सोने या अन्य आरक्षित परिसंपत्तियों में डॉलर की परिवर्तनीयता को अस्थायी रूप से निलंबित करने का निर्देश दिया है। 15 अगस्त 1971 कई पीढ़ियों के लिए आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में खड़ा होगा। वास्तव में अब से सैकड़ों साल बाद लोग उस दिन को वापस देखेंगे। The sun rises today. आज सूरज उगता है क्योंकि यात्रियों के जागने और दिन का काम शुरू करने के लिए अपने कार्यालयों की यात्रा करने से पहले यह 1 लाख बार होता है। किसान अपनी फसलों की ओर रुख करते हैं। निर्माण श्रमिक नए बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हैं। आज का दिन किसी भी अन्य दिन की तरह है। या ये है 2008 में दुनिया ने इतिहास में सबसे बड़ी वित्तीय उथल-पुथल में से एक का अनुभव किया। दुनिया भर के बाजारों में गिरावट शुरू हो गई और प्रमुख वित्तीय संस्थान जिन्हें कभी अजेय माना जाता था, पतन के संकेत देने लगे। सरकारों ने तेजी से प्रतिक्रिया व्यक्त की, विश्व अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के प्रयास में बड़े पैमाने पर बेलआउट और प्रोत्साहन पैकेज जारी किए और यह काम किया। वैश्विक अर्थव्यवस्था ने सबसे अधिक भविष्यवाणी की तुलना में बहुत तेजी से सुधार किया और जल्द ही यह सामान्य रूप से व्यवसाय में वापस आ गया। और फिर भी कुछ अभी भी काफी सही नहीं है। बेचैनी की बढ़ती भावना जनसंख्या को भर देती है। वित्त की दुनिया में, वास्तव में आधुनिक जीवन के सभी पहलुओं में दरारें दिखने लगी हैं। वहाँ गुस्सा है और मुझे लगता है कि अगर आप आज सड़क पर लोगों से बात करते हैं तो वे आपको बताएंगे, मुझे नहीं पता कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन यह मेरे लिए सामान्य नहीं लगता है। आप जानते हैं, सरकार $1 ट्रिलियन मूल्य का घाटा चला रही है। अर्थव्यवस्था में सुधार क्यों नहीं हो रहा है? सरकार लगभग $3.7 ट्रिलियन खर्च करने जा रही है। बेरोजगारी की दर 9% क्यों है? और मुझे ये भी लगता है कि उस संख्या को कम करके आंका गया है। बहुत से लोग आज दुनिया के बारे में अनिश्चित महसूस कर रहे हैं। चिंतित है कि पंखों में कुछ भयानक इंतजार कर रहा है। हमें बताया गया है कि कुछ साल पहले के वैश्विक वित्तीय संकट को ठीक कर दिया गया है। लेकिन क्या होगा अगर संकट उस चिंता का कारण नहीं है जो हम में से बहुत से महसूस करते हैं, बल्कि एक बहुत गहरी समस्या का लक्षण है? ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर में संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के उद्घाटन के लिए 44 सहयोगी और सहयोगी देशों के प्रतिनिधि पहुंचे। हमारी कहानी 1944 में शुरू होती है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के साथ। संबद्ध राष्ट्रों ने ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर में एक नई वित्तीय प्रणाली बनाने के लिए मुलाकात की, जो युद्ध समाप्त होने के बाद दुनिया को स्थिर करेगी। अमेरिका समृद्धि के स्वर्ण युग में प्रवेश करने के लिए तैयार है। डॉलर को दुनिया की आरक्षित मुद्रा के रूप में चुना गया था। ब्रेटन वुड्स प्रणाली को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में बनाया गया था और देशों के बीच विनिमय के साधन के रूप में सोने का उपयोग करने के बजाय, जैसा कि पुराने सोने के मानक के तहत था, डॉलर का उपयोग किया जा रहा था। डॉलर को चुना गया था क्योंकि तब ये सोने जितना अच्छा था। इस नई प्रणाली के तहत देशों ने अमेरिका को अपनी मुद्राओं को ठीक करने पर सहमति व्यक्त की। डॉलर और यूएस डॉलर $35 प्रति औंस की कीमत पर सोने से जुड़ा होगा। इसका मतलब था कि दुनिया भर के देश अमेरिका के लिए अपनी मुद्राओं का व्यापार कर सकते हैं, डॉलर जिसे वे तब सोने के लिए बदल सकते थे। इसने एक ऐसी प्रणाली बनाई जहां सभी मुद्राओं को अनिवार्य रूप से दुनिया भर में भौतिक सोने की शिपिंग के रसद से बचने के लिए सोने द्वारा समर्थित किया गया था। जब देशों ने सोने के लिए अपनी मुद्राओं का आदान प्रदान किया तो यह आमतौर पर अमेरिका में सुरक्षित रूप से संग्रहित किया गया था।
ब्रेटन वुड्स प्रणाली के तहत आप सोने के लिए अपनी मुद्रा या अपने डॉलर का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब केवल विदेशी देशों और केंद्रीय बैंकों पर लागू होता है। और हमने बजट घाटे को चलाना शुरू कर दिया। हम लिंडन जॉनसन के तहत ग्रेट सोसाइटी कार्यक्रम चला रहे थे और हम वियतनाम में युद्ध लड़ रहे थे। और अचानक हम इन घाटे को चला रहे थे और देश अपने डॉलर बदल रहे थे और उन्होंने कहा कि वे सोना चाहते हैं। और यह फ्रेंच के साथ शुरू हुआ और फिर यह फैलना शुरू हो गया। With all the new spending, संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी नए खर्च कार्यक्रमों के साथ अन्य देश चिंतित हो गए कि अमेरिका सोने के भंडार की तुलना में अधिक पैसा खर्च कर रहा था। उन्होंने सोने के लिए अपने डॉलर का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया और भौतिक वितरण की मांग की, क्योंकि उन्हें लगा कि सोने की तुलना में अधिक डॉलर मुद्रित किए जा रहे थे। gold that अमेरिकी तहखानों से सोने के इस बहिर्वाह को रोकने के लिए राष्ट्रपति निक्सन ने सोने की परिवर्तनीयता प्रणाली के आपातकालीन निलंबन का आह्वान किया। the gold convertibility system. मैंने वित्त मंत्री को सट्टेबाजों के खिलाफ डॉलर की रक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मैंने सेक्रेटरी कॉनली को निर्देश दिया है कि वो सोने या अन्य आरक्षित परिसंपत्तियों में डॉलर की परिवर्तनीयता को अस्थायी रूप से निलंबित कर दें। All of the मौद्रिक प्रणाली में आज हम जो भी समस्याएं देखते हैं वे 15 अगस्त 1971 को किए गए निर्णय का प्रत्यक्ष परिणाम है, जिसमें सोने के लिए एक निश्चित लिंक को छोड़ने का निर्णय लिया गया है। back to gold. सोने ने अनुशासन प्रदान किया और सरकारों ने अनुशासन और सरकारी खर्च प्रदान किया। Government spending. पुरानी व्यवस्था के तहत अगर आप बजट घाटे में रहते हैं तो क्या होगा कि जब तक फिर से संतुलन नहीं बन जाता तब तक सोना आपके देश से बाहर निकल जाता। खैर, बिना किसी सोने के समर्थन के तब देशों ने निरंतर घाटे का सामना किया। इसलिए यदि आप देखें, उदाहरण के लिए अमेरिका पर 1971 के बाद से इस देश में कभी अधिशेष नहीं रहा है, जब से हम स्वर्ण मानक से बाहर हो गए हैं। ये सिर्फ निरंतर उत्तेजना है। अच्छा समय, बुरा समय हमेशा घाटे में रहता है। निक्सन को 1971 में सोने के मानक को छोड़ने के लिए क्या प्रेरित किया? और यद्यपि उन्होंने दावा किया कि यह अस्थायी था, हम 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। हम अभी भी इससे दूर हैं। 1960 के दशक के दौरान हमने भारी घाटे को पार कर लिया। हमारे पास बंदूकें और मक्खन अर्थव्यवस्था थी, जहां सरकार दोनों एक साथ वियतनाम में धोखाधड़ी का युद्ध लड़ रही थी। इसके अलावा हम चंद्रमा और पूरे अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए मानव युक्त मिशनों को वित्त पोषित कर रहे थे। हम इसे वापस करने के लिए सोने के भंडार की तुलना में अधिक पैसा बना रहे थे। और हमारे बहुत से विदेशी लेनदारों ने इसे देखा और अपने फेडरल रिजर्व नोटों के बजाय सोने की मांग करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि वाशिंगटन के पास डॉलर को वापस करने की प्रतिबद्धता बनाने के लिए पर्याप्त सोना नहीं था। सोने और अमेरिकी डॉलर के बीच की कड़ी को हटाकर राष्ट्रपति निक्सन ने एक प्रणाली बनाई जहां सभी मुद्राओं को कुछ भी समर्थित नहीं किया गया था। यह वही है जिसे फिएट मुद्रा के रूप में जाना जाता है। फिएट मुद्रा वो मुद्रा है जो सरकारी वादों के अलावा कुछ भी समर्थित नहीं है। Government promises. फिएट शब्द एक लैटिन शब्द है और इसका मूल रूप से अर्थ है मुद्रा जो बल द्वारा घूम रही है। Operating by force. यदि लोगों को उस मुद्रा में विश्वास है और यदि पर्याप्त सरकारी बल है जो मुद्रा को समय की अवधि के लिए प्रसारित करने में सक्षम करेगा जब तक कि लोग मुद्रा में विश्वास नहीं खो देते। Confidence in the currency. इस ग्रह पर कोई राष्ट्र नहीं है जो वर्तमान में पैसे का उपयोग करता है। हम सभी मुद्रा का उपयोग करते हैं। एक दिन आएगा जब हर कोई अंतर जानता है। पैसा विनिमय का एक माध्यम है और जिस तरह से यह विकसित हुआ है वो ये है कि यह हमेशा आंतरिक मूल्य का कुछ है। आधुनिक युग तक जब राजनेता कहते हैं ठीक है, हमें अब आंतरिक मूल्य की किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल राजनीतिक आदेश की जरूरत है। हम कह सकते हैं कि यह पैसा है, कागज का ये टुकड़ा पैसा है। अब पैसे की एक नई विशेषता है, लेकिन इसके नीचे एक ही अवधारणा है जिसे कोई भी कभी चुनौती नहीं देता है, और वह ये है कि सरकारों को धन के रूप में बिना किसी मूल्य की किसी चीज की घोषणा करने का अधिकार है और आपको इसे स्वीकार करना होगा। ये दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को नष्ट कर रहा है। मुद्राओं के साथ अब कुछ भी वास्तविक या मूर्त द्वारा समर्थित नहीं है। उनका मूल्य केवल एक दूसरे के संबंध में मापा जाता है, और क्योंकि अपेक्षाकृत कमजोर मुद्राओं वाले देश सस्ते में उत्पाद बना सकते हैं, देश अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन करते हैं ताकि उन्हें वांछनीय व्यापारिक भागीदार बनाया जा सके। हर कागजी मुद्रा डॉलर के मुकाबले खुद को मापती है, इसलिए यदि डॉलर नीचे जाता है तो अन्य केंद्रीय बैंक इसका जवाब देते हैं और वे ये सुनिश्चित करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजारों में हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं कि प्रभाव उनकी घरेलू अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित न करे।
पूंजी योजना क्या है? पूंजी योजना एक धोखाधड़ी निवेश योजना है जो कम या बिना किसी जोखिम वाले निवेशकों के लिए उच्च रिटर्न का वादा करती है। सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक वैध निवेश योजना में है। निवेश किए गए धन का उपयोग धन बनाने के लिए किया जाता है, आमतौर पर स्टॉक या रियल एस्टेट पोर्टफोलियो जैसे कम जोखिम वाले उद्यमों के माध्यम से। समय के साथ यह निवेशक को उनके प्रारंभिक निवेश और कुछ लाभ का भुगतान करने के लिए पर्याप्त आय उत्पन्न करता है। दूसरी ओर, एक पूंजी योजना जल्दी से बड़े पैमाने पर रिटर्न का वादा करती है। यह इसे कैसे पूरा करता है? धन बनाने के लिए निवेश किए गए धन का उपयोग करने के बजाय एक पूंजी योजना पिछले निवेशकों को भुगतान करने के लिए अधिक निवेशकों को लाती है। और क्योंकि इन नए निवेशकों को बड़े रिटर्न का भी वादा किया गया है, इसलिए योजना को उन्हें भुगतान करने के लिए निवेशकों का एक और बड़ा समूह ढूंढना होगा। हर समय योजना के निर्माता निवेशकों के प्रत्येक समूह से नकदी ले रहे हैं। चूंकि पूंजी योजना स्वयं कोई धन उत्पन्न नहीं करती है, इसलिए इसे लगातार काम करने के लिए निवेशकों के बड़े और बड़े समूहों को लाना चाहिए। आखिरकार कोई और नया निवेशक नहीं मिल सकता है, या बड़ी संख्या में पिछले निवेशक एक ही समय में नकदी निकालते हैं और योजना अपने आप में ढह जाती है। इस समय तक योजना के अपराधियों ने अपने लिए भारी मात्रा में धन निकाल लिया है, जबकि निवेशक जेब से बाहर और भाग्य से बाहर है। सोने के लिए एक निश्चित लिंक के बिना अमेरिकी ट्रेजरी उधार लेने और जितना चाहता था उतना पैसा खर्च करने में सक्षम रहा है। जब अमेरिका सरकार को पैसे की जरूरत है, ये फेडरल रिजर्व के साथ ऋण लेता है। फेडरल रिजर्व ऋण के लिए आवश्यक मुद्रा को प्रिंट करता है और बदले में अमेरिकी ट्रेजरी से IOU प्राप्त करता है। इन IOU को सरकारी बॉन्ड कहा जाता है। इन ऋणों या बांडों से प्रदान किए गए धन के साथ US सरकार अपने बिलों और दायित्वों का भुगतान करती है। इस बीच अमेरिकी ट्रेजरी और फेडरल रिजर्व नीलामी में इन बॉन्डों को बेचने के लिए मिलकर काम करते हैं, जहां विदेशी केंद्रीय बैंक, पेंशन फंड और यहां तक कि व्यक्ति भी इन अमेरिका को खरीदते हैं। सरकारी ऋण, और वे क्यों नहीं करेंगे? अमेरिका को पैसा उधार देना सरकार वास्तव में एक जोखिम मुक्त निवेश है। लेकिन अगर ऋण बिलों पर खर्च किए जाते हैं और पिछले ऋणों का भुगतान करते हैं, तो सरकार को वर्तमान ऋण का भुगतान करने के लिए पैसा कहां से मिलता है? और इस पर जो ब्याज लगाया जाता है वो अमेरिका में निवेश कर रहा है। सरकारी बॉन्ड एक विशाल पूंजी योजना में बस एक छोटा सा हिस्सा था। फेडरल रिजर्व सिस्टम निश्चित रूप से एक पूंजी योजना है, इसके बारे में कोई सवाल नहीं है। वे सरकारों को पैसा उधार देने की उपस्थिति से गुजरते हैं और सरकारें पैसे और ब्याज का भुगतान करने के लिए सहमत होती हैं, और इसलिए ये पैसा अस्तित्व में आता है। उन्होंने सिर्फ इसी उद्देश्य के लिए इसे बनाया है। वे इसे सरकार को देते हैं कि इससे पहले अस्तित्व में नहीं था। केंद्रीय बैंक बस इसे शून्य से बनाते हैं और कंप्यूटर के कीबोर्ड पर कुछ कुंजियों पर क्लिक करते हैं, और संयुक्त राज्य सरकार के खजाने में अब $1 और ट्रिलियन है जिसे वो खर्च कर सकता है। यही वो जगह है जहां से पैसा आया था, और इसलिए ये संघीय सरकार की ओर से इसे वापस भुगतान करने के लिए एक दायित्व बनाता है, साथ ही ब्याज भी। खैर, जब इसे वापस भुगतान करने का समय आता है, साथ ही ब्याज, वे इसे वापस नहीं कर सकते हैं और वे निश्चित रूप से इसे वापस नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा रुचि है, इसलिए वे जो करते हैं वो ये है कि वे मूल ऋण, साथ ही ब्याज को कवर करने के लिए अधिक उधार लेते हैं, और फिर उस समय तक कांग्रेस वैसे भी अधिक पैसा चाहती है। वर्तमान मौद्रिक प्रणाली के तहत हम अपनी सभी मुद्रा को अस्तित्व में उधार लेते हैं और हम इसे वापस और ब्याज का भुगतान करने का वादा करते हैं। यदि आप अस्तित्व में पहला $1 उधार लेते हैं और यह एकमात्र $1 है जो ग्रह पर मौजूद है, लेकिन आप इसे वापस भुगतान करने का वादा करते हैं। इसके अलावा $1 और $1 की ब्याज राशि, आपको दूसरा $1 कहां से मिलता है? इसका उत्तर यह है कि आपको यह उधार लेना होगा। 1971 के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ व्यापार घाटे चला रहा है, जिसका अर्थ है कि हम दुनिया के बाकी हिस्सों से बहुत अधिक उत्पाद खरीद रहे हैं जितना कि वे हमसे खरीद रहे हैं। जापानी और कोरियाई हमें कार और इलेक्ट्रॉनिक्स बेचते हैं, मध्य पूर्व अमेरिकी तेल बेचता है, और चीनी हमें हमारे वॉलमार्ट अलमारियों पर सब कुछ बेचते हैं। अमेरिका इन उत्पादों के लिए अमेरिका के साथ भुगतान करता है $, और हर कोई खुश है। लेकिन अगर देशों को इन अमेरिका को बदलना था, $, का मुनाफा अपनी मुद्राओं में वापस आ जाएगा, उनकी मुद्राओं का मूल्य बढ़ेगा, जिससे उनकी अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार करना कम वांछनीय हो जाएगा। इसके बजाय देश अमेरिका को खरीदकर अपने $, के मुनाफे का निवेश करते हैं। सरकारी बॉन्ड,
इसलिए दुनिया भर के देश अमेरिका के बदले में अमेरिका को अपना सामान बेचते हैं। डॉलर, जो फेडरल रिजर्व के माध्यम से उधार लिया गया है, जिससे आईओयू का निर्माण होता है, और देशों ने तब अपने यूएस को ऋण दिया अमेरिका को डॉलर का मुनाफा वापस अधिक आईओयू खरीदकर। इन ऋणों का पैसा सरकारी खर्चों का भुगतान करने के साथ साथ पिछले आईओयू का भुगतान करने पर खर्च किया जाता है। लेकिन ऐसा करने के लिए नए और बड़े ऋणों के साथ पुराने ऋणों का भुगतान करके मूलधन और ब्याज का भुगतान करने के लिए बड़े और बड़े ऋण किए जाने चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी दुनिया अपनी मेहनत की कमाई को महाकाव्य अनुपात की पूंजी योजना में निवेश कर रही है। दुनिया भर की संघीय सरकारों और राष्ट्रीय सरकारों के लिए पैसा बनाने के इस व्यवसाय में अगर वे बड़ी और बड़ी मात्रा में नया पैसा नहीं बनाते हैं तो पूरी बात दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी, क्योंकि यही वो जगह है जहां से पैसा आता है पिछले ऋणों का भुगतान करने के लिए। यह नया ऋण है, तो यही कारण है कि यह एक पूंजी योजना है। यह एक क्लासिक पूंजी योजना है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था को काम करने के लिए हमें बाकी दुनिया से अधिक पैसा उधार लेना होगा, और आज वे हमें जितना अधिक पैसा उधार देते हैं उतना ही पैसा उन्हें भविष्य में हमें उधार देना पड़ता है। और अगर वे कभी भी ऋण देना बंद कर देते हैं तो पूरी चीज रह जाती है और हम उन्हें वापस भुगतान नहीं कर सकते। हर शुक्रवार की रात जूलियस जॉब शनिवार सुबह की खरीदारी के लिए हमारे पड़ोस की दुकानों की किराने की कीमतों की तुलना करना है। हमारे घर के कुछ ब्लॉकों के भीतर 5 बड़े पड़ोस के बाजार हैं और जूलिया अपनी खरीदारी को चारों ओर फैलाती है, जहां कीमतें सबसे कम और गुणवत्ता सबसे अच्छी होती है। याद रखें, जब चॉकलेट बार की कीमत 1/4 थी, जब आप अपनी कार को $5 के लिए भर सकते थे और $35 प्रति सप्ताह के लिए 6 लोगों के परिवार को खिला सकते थे। उन दिनों क्या हुआ था जब मुद्राओं का कोई ठोस समर्थन नहीं था? सरकारें जितनी चाहे उतनी मुद्रा उधार ले सकती थी और छाप सकती थी। इससे धीरे धीरे हमारी मुद्रा का मूल्य कम हो गया है। इस सभी पैसे के निर्माण के साथ जो पहले मौजूद सभी डॉलर के मूल्य को कम करता है, ताकि डॉलर की क्रय शक्ति कम हो जाए, नीचे हो जाए, और हम $0.31 के लिए गैस का 1 गैलन खरीदने में सक्षम थे। आप जानते हैं, अब ये $5 के आसपास पहुंच रहा है। क्रय शक्ति के नुकसान के कारण सड़क पर औसत आदमी मुद्रास्फीति से प्रभावित होता है और परिणामस्वरूप उनके जीवन स्तर में गिरावट आ रही है, यदि वो मुद्रास्फीति दर को बनाए नहीं रख सकते हैं। जीवन स्तर के कई उपायों में आज अमेरिकियों की हालत वास्तव में बदतर है। आप मेरे दादा दादी को ले जा सकते हैं। मेरी दादी ने कभी काम नहीं किया, इस तथ्य के बावजूद कि मेरे दादा एक बढ़ई थे और उनके 8 बच्चे थे। एक बच्चा, एक बढ़ई, हाई स्कूल डिप्लोमा के बिना ब्लू कॉलर नौकरी में काम करने वाला कोई व्यक्ति आज एक पत्नी और 8 बच्चों का समर्थन करता है। कोई मौका नहीं। आय की तुलना में मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ने के साथ लोगों को अपने जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक कठोर उपायों के लिए मजबूर किया गया था। हर नए के साथ दिन में एक परिवार का काम शुरू होता है। फिर हमने डॉलर के सोने के समर्थन को छोड़ दिया। इससे पहले क्या होता था कि पति काम पर चला जाता था। 70 के दशक में महंगाई की वजह से पत्नी घर पर ही रही, परिवार का पालन पोषण किया। पत्नी काम पर चली गई, तो अब आपको उन आय को करना था जो समान वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और खरीदने के लिए आवश्यक थे। 90 के दशक में हमने बचत दर को बचाना बंद कर दिया। मूल रूप से शून्य हो गया, क्योंकि लोग खर्च कर रहे थे। वे एक ही सामान और सेवाओं को खरीदने के लिए बचत नहीं कर सकते थे। फिर हम अंतिम दशक में पहुंचे। पत्नी पहले से ही काम कर रही थी, बचत 0 तक गिर गई थी। उन्होंने पैसे उधार लिए और इसलिए हम मुद्रास्फीति के साथ तालमेल रखने के लिए अपनी बचत दर से छुटकारा पाने वाले 2 कमाई से पैसे उधार लेने तक चले गए हैं। औसत व्यक्ति अब अपने साधनों से परे उधार लेने के लिए मजबूर है, खुद को कर्ज में गहराई से प्राप्त कर रहा है। पहले ये जीवन के एक अच्छे स्तर को बनाए रखने के लिए था, लेकिन धीरे धीरे इतनी मुद्रा छापकर और इसे इतना भारी अवमूल्यन करके जीवित रहना आवश्यक हो गया है। ऐसा लगता है कि सरकारें अनिवार्य रूप से अपने लोगों पर एक छिपा कर लगा रही हैं। केंद्रीय बैंकों ने ये कहने की कोशिश की कि 2% या 3% मुद्रास्फीति एक अच्छी बात है और वे बनाते हैं। यह एक लक्ष्य है। खैर, यह अभी भी एक कर है।
देश के लिए 2% महंगाई या 3% महंगाई महंगाई से बेहतर क्यों है, आपको बताया जाएगा। बेशक ये बेहतर है अपस्फीति की तुलना में, और आपको ये बताया जाना चाहिए। लोग इसे महसूस करना पसंद करते हैं, उनका पैसा या उनकी नौकरी या उनकी मजदूरी। 2% की वृद्धि हो रही है और आपने उन 2 को प्रभाव से कुछ कहा। प्रतिशत है डकैती और यही उन्हें मिलता है। क्या वो उस राशि से नीचे जा रहा है? हम इन दिनों मुद्रास्फीति का सामना कर रहे हैं। हाँ, वे सीपीआई को 2 या 3% के रूप में देखते हैं। मेरा मतलब है, जो कोई भी जीवित है वह जानता है कि मुद्रास्फीति इससे कहीं अधिक है, शायद दोहरे अंकों में चल रही है। औसत व्यक्ति की क्रय शक्ति में भारी गिरावट आई है, लेकिन इसे छिपाने के लिए सरकारें आंकड़ों और उनकी रिपोर्टों को तिरछा कर रही हैं ताकि ऐसा लगे कि मुद्रास्फीति वास्तव में इसकी तुलना में बहुत कम है। यह विचित्र अंतर किया गया है जो ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। कोर मुद्रास्फीति और हेडलाइन मुद्रास्फीति के बीच समझें। कोर मुद्रास्फीति एक बुनियादी 2% लक्ष्य है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हेडलाइन मुद्रास्फीति एक बार होती है जब आप सभी को शामिल करते हैं, जैसे कि ऊर्जा की कीमतें और अचानक कर वृद्धि और बाकी जैसी चीजें। खैर, मुद्रास्फीति की दर विषम है। वे मुद्रास्फीति दर को वास्तव में कम दिखाने के लिए सभी प्रकार के काल्पनिक अध्ययनों का उपयोग करते हैं। यदि अमेरिकी सरकार उसी सीपीआई मॉडल का उपयोग कर रही थी जो उन्होंने 1970 के दशक के अंत में राष्ट्रपति कार्टर के व्हाइट हाउस में होने पर किया था, तो आज संयुक्त राज्य अमेरिका में मुद्रास्फीति की दर 9 या 10% होगी। उनके ऐसा करने का कारण ये है कि बहुत सारी मुद्रास्फीति समायोजित प्रतिक्रिया क्षमताएं हैं जिन्हें अमेरिकी सरकार को पैसे का भुगतान करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, मुद्रास्फीति समायोजित आधार पर सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर लोग, यदि वे अपने स्वयं के आंकड़ों के अनुसार मुद्रास्फीति दर को कम रखते हैं, इसका मतलब है कि सरकार का बजट घाटा कम है। यह एक संपन्न महानगर है। टोलेडो राज्य के 5वें सबसे बड़े शहर अक्रोन में दुनिया के सबसे बड़े ग्लास प्रोसेसिंग सेंटर में से एक है। ये कहानी मुख्य रूप से रबर से संबंधित है। अक्रोन राष्ट्र की रबर निर्माण राजधानी है और दुनिया रबर का पर्याय है। एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में जहां मुद्राओं को केवल एक दूसरे के खिलाफ मापा जाता है, देश कृत्रिम रूप से अपनी मुद्रा के मूल्य को कम करने में सक्षम होते हैं, जिससे उनके उद्योग अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। कमजोर मुद्रा वाला देश उत्पादों को सस्ता बना सकता है, जिससे पूरे औद्योगिक केंद्र विदेशों में चले जाते हैं। ये प्रभाव दुनिया भर के शहरों में अनगिनत बार देखा गया है, जिनमें से कुछ अभी भी अपने औद्योगिक आधार के नुकसान से उबर नहीं पाए हैं। मुझे लगता है कि सड़क पर आदमी यह है कि वो निराश है। वे जाते हैं, भगवान, मैं कॉलेज गया था, मेरे पास नौकरी नहीं है, मुझे नौकरी नहीं मिल सकती, मैं ये सारा पैसा खर्च करता हूँ, मुझे छात्र ऋण मिला है, यह मुझे जीने के लिए अधिक खर्च कर रहा है। फेड मुझे बता रहा है कि अभी तक कोई मुद्रास्फीति नहीं है। मैं दुकान पर जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि दूध की कीमत बढ़ रही है। वे वास्तव में यह नहीं समझते हैं कि यह सब उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर कैसे प्रभावित करता है। और यही कारण है कि मुझे लगता है कि वे निराश हैं, क्योंकि कोई शैक्षिकी प्रणाली नहीं है जो इसे समझाती है। देखिए, जब आप पैसे छापते हैं, जब आपके पास कुछ भी वापस नहीं होता है और जब आप इसे खारिज करते हैं, तो आपके पास ये सभी दुष्प्रभाव होते हैं कि आप उच्च मुद्रास्फीति लागत, भ्रष्टाचार, क्रोनिज्म। विरोध आंदोलन एक दिलचस्प घटना है। बहुत से लोग वॉल स्ट्रीट से बहुत परेशान हैं। वे परेशान हैं कि उनकी क्रय शक्ति के साथ क्या हो रहा है। वे इस खबर से परेशान हैं कि वे इस तथ्य के बारे में सुनते हैं कि इन विशाल बैंकों के अधिकारियों को $1 मिलियन बोनस मिल रहा है। और इसलिए वे नाराज हैं। दुर्भाग्य से लोग संकट, आर्थिक संकट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, और फिर भी वे अधिक कल्याण और कई और चिकित्सा लाभों की मांग कर रहे हैं। वे अपने जीवन के अधिक राज्य नियंत्रण और विनियमन की मांग कर रहे हैं। वे समाज में अधिक पैसा बनाने और पंप करने की मांग कर रहे हैं। उन्हें एहसास नहीं है कि ये वही चीजें हैं जो उन्हें अपने गुस्से में पहली बार सड़क पर ले आई है। जबकि सड़क पर व्यक्ति वहां से निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है। हमें बताया गया है कि हम जो अनुभव कर रहे हैं वो एक विशिष्ट मंदी है। तो फिर यह मौजूदा संकट पिछली आर्थिक मंदी से अलग क्यों महसूस करता है? ये सामान्य से बहुत दूर है।
मुझे लगता है कि यह अंतिम खेल है। मुझे लगता है कि अब हम जो अनुभव कर रहे हैं वो फिएट मुद्रा में 40 साल के प्रयोग के दर्द है जो समाप्त हो रहे हैं। और यह न केवल अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक पूर्ण विफलता है। Up until 2008, 2008 तक हम अपने जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक पैसा उधार ले रहे हैं। क्या अब हम उस बिंदु पर हैं जहां हम अधिकतम हैं और कोई और नया ऋण नहीं ले सकते हैं? any more new debt? आज हम जो देख रहे हैं वो समाज के सभी स्तरों पर पतन है। मेरा मतलब है उपभोक्ताओं को अधिकतम किया जाता है। अर्थव्यवस्था में हमारा हर उत्तराधिकार जब हम इस उछाल और हलचल के दौर से गुजरे तो हम एक बस से गुजरते हैं। वे फिर से फुलाएंगे, अर्थव्यवस्था फिर से शुरू होगी, लेकिन हम कर्ज के स्तर को जमा करते रहे, जमा होते रहे, और अंत में हम उस बिंदु पर पहुंच गए जहां आप किसी और ऋण का ढेर नहीं लगा सकते। बैंक अब इतनी स्वतंत्र रूप से क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं है और कई लोग नए ऋण लेने के विपरीत मौजूदा ऋण का भुगतान करने के बारे में अधिक चिंतित हैं, जबकि यह विवेकपूर्ण समझदार व्यवहार है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी एक गंभीर खतरा है। खुद को एक विशाल पूंजी योजना के रूप में स्थापित करने के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था खुद को कार्यशील रखने के लिए जारी किए जा रहे अधिक से अधिक ऋण पर निर्भर है। यदि आप सिर्फ अपने साधनों के भीतर रहने की कोशिश करते हैं और आज हमारे पास मौजूद डॉलर की राशि के साथ प्राप्त करते हैं, तो उन पर ब्याज का भुगतान करना मुद्रा की आपूर्ति को ध्वस्त कर देता है, और इसलिए हमें लगातार हर महीने मुद्रा की अधिक इकाइयों को अस्तित्व में लेना पड़ता है जितना कि हम ऋण का भुगतान करके बुझाते हैं। प्रणाली जैसा कि वर्तमान में संरचित किया गया है, ये है कि उन्हें धन की आपूर्ति का विस्तार जारी रखना होगा, अन्यथा प्रणाली मरने जा रही है। राजनेता और पंडित हमारे साधनों के भीतर रहने और कर्ज चुकाने की बात करते हैं। आप पूरी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त किए बिना ऐसा नहीं कर सकते। ये बस इस ब्लैक होल में गायब हो जाएगा। सभी राजनेता ऐसी स्थिति में हैं कि अगर वे बचाव में नहीं आते हैं तो हम रात भर के लिए बंद कर सकते हैं, जो वे सत्ता में रहते हुए कभी होने की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए इसे आगे बढ़ाने की हमेशा इच्छा होती है, और जैसा कि आप जानते हैं, अभिव्यक्ति कैन को सड़क पर लात मारती है। आप जानते हैं, आपके पास अब कैन को लात मारने के लिए कोई जगह नहीं है। हमें कैन से निपटना होगा, और यह केवल एक कैन नहीं है, क्योंकि हर बार जब हम इसे सड़क पर उतारते हैं, दुर्भाग्य से ये बड़ा हो जाता है। तो अब यह एक बहुत बड़ा कैन है और आप जानते हैं कि यह हमें कुचलने जा रहा है। जबकि 2008 का वित्तीय संकट पूंजी योजना का पहला मौत का झटका हो सकता है। दुनिया भर की सरकारें पीछे बैठने और इसे विफल होने देने वाली नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपरिहार्य पतन में देरी की, संघर्ष कर रहे वित्तीय संस्थानों को उबारकर, जहरीले बंधक खरीदकर और अपने नागरिकों की ओर से ऋण लेकर इसे सड़क पर धकेल दिया। 2009 और 2010 में जो हुआ वह ये था कि संकट को बेल आउट, गारंटी, मनी प्रिंटिंग, विस्तार, धन आपूर्ति आदि के माध्यम से कागज पर उतार दिया गया था। सरकारें ऐसा कर सकती हैं, और हम अल्पावधि में परिणामों को निर्देशित करने के लिए सरकारों की क्षमता को कम नहीं आंकते हैं। लेकिन लंबे समय में कोई भी समस्या हल नहीं होती है। फंसे कर्ज अभी भी है, बैंक अभी भी दिवालिया है। इन संकटों से बाहर निकलने का रास्ता खरीदकर, शून्य से पैसा बनाकर और इसे अर्थव्यवस्था में भरकर और क्रय शक्ति को कम करके, वे वास्तव में समस्या को हल नहीं कर रहे हैं। वे जो कर रहे हैं वो इसे भविष्य में थोड़ा दूर धकेल रहा है और इसे बदतर बना रहा है। मेरा मतलब है कि फेड बैलेंस शीट 800 बिलियन से 3 ट्रिलियन तक चली गई। क्या अब ये 6 ट्रिलियन तक जाना चाहिए? हमारे पास 800 अरब डॉलर का प्रोत्साहन था। क्या अब हमें 2 ट्रिलियन डॉलर का प्रोत्साहन देना चाहिए? मेरा मतलब है, सिद्धांत रूप में आप कर सकते हैं, लेकिन यह वह जगह है जहां लोग मुद्रा में पूरी तरह से विश्वास खो सकते हैं और मुद्रा ढह सकती है। फेडरल रिजर्व के मनी प्रिंटिंग अभ्यास अल्पावधि में अर्थव्यवस्था को सहारा देने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर मनी प्रिंटिंग के परिणाम क्या है? चाहे वो 20%, 30%, 40% हो, बहुत से लोग डॉलर को सुरक्षित आश्रय के रूप में खरीद रहे हैं। आप जानते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि वहाँ कोई सुरक्षा नहीं है, वास्तव में उन्हें डॉलर से एक सुरक्षित आश्रय की आवश्यकता होती है। मेरा मतलब है, अभी डॉलर को डर व्यापार से फायदा हो रहा है। खैर, क्या होगा अगर डर व्यापार डॉलर से डरता है? भारी मात्रा में मुद्रास्फीति पैदा करने के अलावा फेडरल रिजर्व के लापरवाह मनी प्रिंटिंग अभ्यास भी अमेरिकी डॉलर में विश्वास की दुनिया भर में हानि पैदा करने का बहुत वास्तविक जोखिम चलाते हैं।
मुझे लगता है कि मुद्रा संकट की अत्यधिक संभावना है, लेकिन ये जानना बहुत मुश्किल होगा कि इसका कारण क्या होगा। और जब मुझे लगता है कि यह कुछ अप्रत्याशित होगा तो यह एक प्राकृतिक आपदा हो सकती है, एक राजनीतिक झटका हो सकता है, सिर्फ आत्मविश्वास का एक सामान्य नुकसान हो सकता है। ये ट्रेजरी नीलामी के रूप में कुछ सरल हो सकता है जो खराब हो जाता है, कोई खरीदार नहीं है और अचानक ब्याज दर बढ़ने लगती है। फिर वित्तीय खिलाड़ी, बड़े हेज फंड डॉलर में डंप पर प्रतिक्रिया देना शुरू करते हैं। फिर अचानक आपके पास विदेशी केंद्रीय बैंक है जो डॉलर डंप करना शुरू करते हैं, मुझे बाहर निकालो। और जब ऐसा होता है, ठीक इसी तरह किसी बिंदु पर सभी पूंजी योजनाओं की तरह प्रतिभागी थक के प्रति जागते हैं। वे अब भाग नहीं लेना चाहते हैं और पूरी बात खराब हो जाती है। अब आप जानते हैं कि कब निजी कारक, जब स्वेच्छा से भाग लेने वाले लोग, विदेशी केंद्रीय बैंक, जब वे खरीदना बंद कर देते हैं। एक अंतर यह है कि फेडरल रिजर्व आ सकता है और उन लोगों की मांग की आपूर्ति कर सकता है जो हम जो कर रहे हैं उसकी पूंजी प्रकृति के प्रति जाग रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से जब फेड एकमात्र खरीदार बन जाता है तो यह अंतिम खेल है या हाइपर इन्फ्लेशन की शुरुआत है। हाइपर इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति दर में तेजी से वृद्धि है, इतना कि लोग मुद्रा में विश्वास खो देते हैं और आप देखते हैं कि वास्तव में क्या है, मुद्रा से एक उड़ान। जर्मनी में एक भगोड़ा मुद्रास्फीति के रूप में जर्मनी को हराया। बाजार इतना बेकार हो जाता है कि इसका उपयोग प्रकाश तालों की दीवारों को कागज करने के लिए किया जाता है। होता यह है कि सरकार इतना पैसा खर्च करती है और उसे उधार लेने के लिए मजबूर करती है। यह उस चरण में पहुंच जाता है जहां ये बाजार की तुलना में अधिक पैसा उधार ले रहा है। केंद्रीय बैंक तब कदम उठाता है और उस सरकारी ऋण को मुद्रा में बदल देता है। और मुझे नहीं पता कि इसका जवाब ये है कि मुद्रास्फीति का स्तर क्या है। 5%, 10%, 15%, 20% आतंक को रोकते हैं। मुझे बस इतना पता है, जब ये स्तर है, आओ सब एक साथ घबराते हैं, बहुत तेजी से बढ़ती है और यह खुद पर फीड करती है, जिससे लोगों को मुद्रा से और भी जल्दी छुटकारा मिलता है। तो फिर आपके पास एक ऐसी स्थिति है जहां लोग बाहर जाते हैं और वे सिर्फ कागज के पैसे से नरक प्राप्त करने के लिए चीजें खरीदते हैं। और विरोधाभासी रूप से ये तब कागज के पैसे की तेज मांग को चलाना शुरू कर देता है, क्योंकि वे चीजों को खरीदने के लिए अधिक लोगों को पैसा चाहते हैं। तो आपके पास ये स्थिति है जहाँ पेपर मनी का मूल्य इसके जारी होने से पहले ही ढहने लगता है। रोजमर्रा की जिंदगी में आप मूर्त चीजों को प्राप्त करने के लिए दिन प्रतिदिन हाथ पैर मार रहे होंगे। यदि आप टूना का एक कैन खरीदने की सोच रहे हैं तो आप 2 खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कल या बाद में, उस दिन या अगले घंटे में टूना ट्यूनिस की उस कैन की कीमत अब और हो सकती है कि आप मूर्त कुछ भी पाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। इस अवधि में बहुत अधिक आर्थिक पीड़ा होने वाली है। बहुत सारे लोग जो वर्तमान में अमेरिका में सेवानिवृत्त हैं, उन्हें नौकरी मिलने वाली है। उनकी सेवानिवृत्ति चली गई है। ये दिवालिया हो गया है क्योंकि उन्होंने बनी मेडॉफ प्रकार की राष्ट्रीय पूंजी योजना में अपना विश्वास रखा है। और निश्चित रूप से बहुत सारी संपत्ति नष्ट होने जा रही है यदि लोग उन आवश्यकताओं पर पैसा खर्च कर रहे हैं। उनके पास अपनी संपत्तियों को बनाए रखने के लिए आवश्यक मरम्मत करने के लिए पैसा नहीं है। यदि मकान मालिक अपने किराएदारों से किराया नहीं ले सकते हैं तो वे संपत्तियों का रखरखाव कैसे करेंगे? वे करों का भुगतान कैसे करेंगे? इसलिए मुझे लगता है कि पूरी अर्थव्यवस्था इस बढ़ती मुद्रास्फीति के बोझ तले नीचे गिरने जा रही है। और निश्चित रूप से फेड द्वारा प्रारंभिक प्रतिक्रिया और भी अधिक धन मुद्रित करके अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की कोशिश करने के लिए और भी अधिक मुद्रास्फीति पैदा करने के लिए होगी, जो निश्चित रूप से समस्या का स्रोत है। सतह पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका का सामना करने वाली समस्या है। लेकिन इतने सारे देशों के साथ अमेरिका में अपनी बचत रखने के साथ सरकारी बॉन्ड, अमेरिकी डॉलर में विश्वास की कमी एक वैश्विक संकट पैदा कर सकती है जो पृथ्वी पर हर राष्ट्र को प्रभावित करेगी। यदि अमेरिकी डॉलर हाई पर फुलाता है, निहितार्थ वास्तव में गहरा है, क्योंकि आप जिम्बाब्वे जैसे देश में जा सकते हैं और हाइपर इन्फ्लेशन के प्रभाव को देख सकते हैं। लेकिन क्या होता है जब दुनिया की आरक्षित मुद्रा हाइपर फुलाती है? हम पहले कभी इस स्थिति में नहीं थे। यह अनुमान लगाना असंभव है कि परिणाम क्या होने जा रहा है। लेकिन तर्क बताते हैं कि यदि अमेरिकी डॉलर हाई पर सबसे अधिक बढ़ता है, अगर दुनिया की सभी मुद्राओं को नहीं तो भी गंभीर आर्थिक समस्याएं होंगी, क्योंकि दिन के अंत में इन सभी मुद्राओं का भंडार मूल रूप से डॉलर है।
और द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद से दर्जनों और दर्जनों मुद्रा ढह गई है, और वे सभी परिणाम एक ही बात से, आप जानते हैं, खराब नीतियां, खराब प्रबंधन। और अमेरिका अभी बुरी नीतियों का पालन कर रहा है। सेंट्रल बैंक मुद्रा का प्रबंधन करने में बुरा काम कर रहा है, और नतीजतन यह अपरिहार्य है कि डॉलर ढहने जा रहा है। यह इस सड़क पर है जिसे मैं फिएट मुद्रा कब्रिस्तान कहता हूँ। बाजार, निजी क्षेत्र, आप इसे चाहे जो भी तय करना पसंद करते हैं। लोग, वे अचानक झुंड की प्रवृत्ति में आगे बढ़ते हैं। वे अचानक चीजों को समझ जाते हैं, और यह रातों रात हो सकता है। मेरा मतलब है, ये वास्तव में कर सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि इसका समय हमारे लिए कहना बहुत मुश्किल है। अगर कुछ भी है, असंभव है। यह एक सुबह नहीं हो सकती है, यह एक सप्ताह हो सकता है, एक महीने, मुझे नहीं पता। लेकिन जब ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि यह काफी होगा, और हम वास्तव में भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगे कि कब। हाइपर इन्फ्लेशन आज दुनिया का सामना करने वाले कई परिदृश्यों में से एक हो सकता है। लेकिन इतिहास ने हमें दिखाया है कि जब भी कोई राष्ट्र कृत्रिम फिएट प्रणाली का उपयोग करके अपनी अर्थव्यवस्था चलाने की कोशिश करता है, तो अंतिम परिणाम हमेशा एक ही आपदा होती है। एक सीधा 100% विफलता दर है। इसका कोई अपवाद नहीं है। फिएट मुद्राएं हमेशा विफल होती हैं। और फिर 40 साल पहले हमने इस भव्य प्रयोग की कोशिश की जहां दुनिया की सभी मुद्राएं एक ही समय में फिएट बन गईं। जब हमने ब्रेटन वुड्स प्रणाली को समाप्त कर दिया। दुनिया को डॉलर पर आधारित इस मौद्रिक प्रणाली से खुद को बाहर निकालना होगा, क्योंकि यदि आप अपनी मुद्रा वापस करना चाहते हैं तो आपको वापस जाना होगा। ये कुछ ऐसा था जिसे आप बिना किसी चीज के वापस नहीं कर सकते। आप जानते हैं, हमेशा उस पुरानी सुपरमैन फिल्म के बारे में सोचें जहां लोइस लेन पहली थी। आप जानते हैं, वो इमारत के शीर्ष से गिर जाती है और सुपरमैन उसे पकड़ लेता है और वो कहता है, मैं तुम्हें मिल गया। डॉलर अपने आप उड़ नहीं सकता। डॉलर सोने द्वारा समर्थित हुआ करता था। ये सोना था जिसमें डॉलर था। ऐसा लगता है कि हर किसी ने अपने जहाजों को मुद्राओं के टाइटैनिक से जोड़ दिया है, और इसलिए हम सब नीचे जाने वाले हैं। अगर अमेरिकी डॉलर में विश्वास की कमी होती है, और मुझे लगता है कि इस दशक में ऐसा होगा जो पहले हो चुका है, तो ये सिर्फ इतिहास दोहराया जाएगा। फिर हमें शायद उस चीज पर वापस जाना होगा जो आत्मविश्वास पैदा करेगा, और जो आत्मविश्वास पैदा करता है वो सोना है। एकमात्र वास्तविक समाधान एक वास्तविक ध्वनि मुद्रा पर वापस जाना है, इसके पीछे कुछ के साथ वास्तविक पैसा। ये सोना या चांदी नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐतिहासिक रूप से यह हमेशा वही रहा है जिसे समाज ने परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से चुना है। उन्होंने ये कोशिश की है, उन्होंने कोशिश की है। वे हमेशा सोने या चांदी के साथ समाप्त होते हैं। आज दुनिया के सामने सभी अनिश्चितताओं के साथ सोने समर्थित अर्थव्यवस्था की वापसी तर्कसंगत प्रतीत होगी। तो इस तरह की वापसी के बारे में इतनी चर्चा कैसे नहीं हो सकती है? जवाब एक सरल है, क्योंकि यह खतरनाक है। शीर्ष पर बैठे लोग जो वर्तमान पूंजी प्रणाली से लाभान्वित हो रहे हैं, नहीं चाहते कि सवारी समाप्त हो। कई लोग अब मानते हैं कि सोने और चांदी की कीमत को कृत्रिम रूप से दबा दिया गया है ताकि यह वैश्विक विनिमय की इकाई के रूप में कम वांछनीय लगे। सरकारें जो करने की कोशिश करती हैं वो कम सोने की कीमत बनाए रखना है, क्योंकि ऐसा करने से यह डॉलर को दुनिया की आरक्षित मुद्रा होने के योग्य बनाता है, जबकि वास्तव में हम जानते हैं कि डॉलर उस सम्मानित स्थिति के योग्य नहीं है, क्योंकि इसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इतनी बुरी तरह से गलत तरीके से प्रबंधित किया जा रहा है। गोल्ड एंटी ट्रस्ट एक्शन कमेटी या गाटा जैसे समूह विभिन्न संदिग्ध तरीकों से सोने और चांदी की कीमतों को जानबूझकर दबाने पर नजर रख रहे हैं। 12 साल में सोने की कीमत में हेरफेर एक हत्या के मुकदमे के बारे में बात करने जैसा रहा है, जब जूरी उचित संदेह से परे दोषी कहती है। लेकिन आप जानते हैं, आपको सबूत के प्रत्येक बिंदु को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, और यह सब एक साथ कैसे फिट बैठता है। ऐसे कई तरीके हैं जिनका उपयोग वे सोने की कीमत को दबाने के लिए करते हैं। कुछ को दूसरों की तुलना में साबित करना है, लेकिन उनमें से कुछ पूरी तरह से रिपोर्ट किए गए हैं और केंद्रीय बैंक की बिक्री है। 1999 और 2002 के बीच बैंक ऑफ इंग्लैंड ने मूर्खतापूर्ण तरीके से $275 प्रति औंस की औसत कीमत पर ब्रिटेन के सोने के भंडार की एक बड़ी मात्रा बेची। आई यूरो और अमेरिका खरीदने में खर्च की गई थी। डॉलर, कनाडा, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सरकारें भी इस समय अपने सोने की विक्रेता थी।
हम जानते हैं कि केंद्रीय बैंक हर साल 400 टन बेचते थे। वे 400 टन क्यों बेच रहे थे? जाहिर है, ये दशक में कोई भी सबसे खराब निर्णय कर सकता था, लेकिन वे हर साल ऐसा करते थे। तो विदेशी सभी 400। मेरा मतलब है, अब सोना 300 से 1600, लगभग 70 तक जाता है, क्योंकि वे कीमत को कम रखने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए सभी को मुद्राओं में विश्वास करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह एक समन्वित बात थी। एलन ग्रीनस्पैन ने कांग्रेस को गवाही देते हुए स्वीकार किया कि वे सोने की कीमत में हेरफेर कर रहे थे जब उन्होंने कहा कि दुनिया के केंद्रीय बैंक बढ़ती मात्रा में सोना पट्टे पर देने के लिए तैयार हैं, जिसका अर्थ है कि वे पहले से ही ऐसा कर रहे थे। क्या सोने की कीमत बढ़नी चाहिए? मतलब लक्ष्य सोने की कीमत को दबाना था। इसलिए वे पहले से ही ऐसा कर रहे थे और उनका लक्ष्य सोने की कीमत को दबाना था। उन्होंने कांग्रेस के बयान में इसे स्वीकार किया। यद्यपि केंद्रीय बैंक अपने देश के सोने की होल्डिंग को कानूनी रूप से बेचने में सक्षम है, लेकिन वे कुछ अन्य संदिग्ध साधनों का उपयोग करके सोने की कीमत को भी दबा सकते हैं। कुछ जांचकर्ताओं का मानना है कि पश्चिमी केंद्रीय बैंक अपने देश का सोना बुलियन बैंकों को उधार दे रहे हैं। बुलियन बैंक एक ऐसी संस्था है जो बिक्री की आय के साथ सस्ते मूल्य पर भविष्य में कभी-कभी सोने को वापस खरीदने के इरादे से बेचती है। इन बैंकों को अमेरिका खरीदने के लिए जाना जाता है। सरकारी बॉन्ड। हालांकि यह अपने आप में कोई समस्या नहीं है। केंद्रीय बैंक अपने पास मौजूद सोने और इन बुलियन बैंकों को दिए गए सोने को एक आइटम के रूप में रिपोर्ट करते हैं। इसलिए जबकि एक केंद्रीय बैंक दावा कर सकता है कि उसके पास एक निश्चित मात्रा में सोना और भंडार है, उस सोने का अधिकांश हिस्सा बुलियन बैंक को ऋण पर हो सकता है, जिसने सरकारी बॉन्ड के बदले सोना बेचा होगा। बाजार में हस्तक्षेप का एक साधन तथाकथित बुलियन बैंकों को उधार देना है और वे इसे बाजार में बेचते हैं। ये कीमत को दबा देता है, जैसे कि केंद्रीय बैंक करेंगे, इसे सीधे बेचें, लेकिन ये कर्ज केंद्रीय बैंकों की किताब में नहीं दिखता है। कुछ साल पहले अमेरिकी ट्रेजरी ने अपने कुछ प्राप्तियों और उनकी इन्वेंट्री को एक लाइन आइटम के रूप में अपने खाते में सोने के लिए खाते के तरीके को बदल दिया था। इसलिए वे इस बात का हिसाब कर रहे हैं कि उनके पास वास्तव में क्या है और लोगों को उन्हें एक ही चीज के रूप में क्या देना है, और यह मूल रूप से अवैध लेखा है। ये धोखाधड़ी है। लेकिन सोने और चांदी की कीमत कम रखने के लिए इतनी मेहनत क्यों? सोने और चांदी की अच्छी कीमतों से पोंजी स्कीम के गिरने का खतरा क्यों है? सोने और राष्ट्रीय मुद्राओं के बीच ये प्रतिस्पर्धी संबंध है क्योंकि सोना राष्ट्रीय मुद्रा का एकमात्र प्रतियोगी है। आप जानते हैं, सोना पैसा है और ये राष्ट्रीय मुद्राएं धन के विकल्प हैं जो सोने के स्थान पर प्रसारित होती हैं। फिएट मनी सरकार को शक्ति देता है। असली पैसा सत्ता को लोगों के पास रखता है, क्योंकि जब आपके पास असली पैसा होता है तो सरकार सीमित होती है। ये केवल वही खर्च कर सकता है जो वो कर लगाता है और जनता कराधान का विरोध करेगी। लेकिन अगर सरकार बस प्रिंट और उधार ले सकती है तो बहुत कम प्रतिरोध है। और इसलिए सोना वो है जो लोगों को सरकार की लापरवाह नीतियों से बचाता है। सोना सरकारी चैपरोन है। सरकार जो चाहे कर सकती है, कर सके। सोना इसके रास्ते में खड़ा है। तो हाँ, बड़ी सरकार का दुश्मन है, लेकिन ये स्वतंत्रता का दोस्त है। ये सरकारी लक्ष्यों से व्यक्तियों का रक्षक है, डॉलर के लिए एक प्रतियोगी है। जब यह ऊपर जा रहा है, यह मुद्रास्फीति के लिए खतरा है। यह आंखों की भलाई का बैरोमीटर है। अब सोने की चीख और दुनिया को बिखरते हुए देखो। इसलिए ये ध्यान दिलाता है कि चीजें कितनी बुरी हैं। तो अमेरिका सरकार का हित है। वॉल स्ट्रीट कीमत को दबाए रखने के लिए राजनेता। वॉल स्ट्रीट नहीं चाहता कि आप सोने और चांदी के सिक्के खरीदने वाले सिक्के डीलर के पास जाएं। वे आपको कागज बेचना चाहते हैं। सरकार आपका कागज बेचना चाहती है। इसलिए मैं कहूंगा कि यह सरकार और वॉल स्ट्रीट है। लोगों के हाथों में सोना वो तरीका है जिससे आप सरकार को नियंत्रित करते हैं। सरकारें पतली हवा से पैसा नहीं बना सकती हैं। अगर यह सोना है, वे केवल पतली हवा से कागज बना सकते हैं। और अगर वे पतली हवा से कागज बना सकते हैं, तो वे उस कागज का उपयोग युद्ध छेड़ने के लिए कर सकते हैं, या वे अपने दोस्तों को समृद्ध करने के लिए उस कागज का उपयोग राजनीतिक योगदान के रूप में कर सकते हैं। और नतीजतन सरकारें पूरी सदी से सोने से लड़ रही हैं। सोने और चांदी को नीचे रखने की इस इच्छा के बावजूद बाजारों में हालिया अस्थिरता से सोने और चांदी की मांग आसमान छू रही है। इसने बदले में केंद्रीय बैंकों के भीतर एक गहरी समस्या को उजागर किया है।
पश्चिम में केंद्रीय बैंकों के सामने अब समस्या यह है कि उन्होंने सोने की कीमत को दबाने की कोशिश करने के लिए बहुत सारा सोना बेचा है। वे अब इस तथ्य से शर्मिंदा हैं कि केंद्रीय बैंक उस मूल कार्टेल में नहीं है, अब वास्तव में सोने के बहुत उत्सुक खरीदार हैं। और हम चीनी बिटकॉइन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन रूसी भारतीयों के बारे में बात कर रहे हैं। हम मेक्सिको के बारे में भी बात कर रहे हैं। ये सभी गैर मुख्यधारा के केंद्रीय बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के शीर्ष क्लब सदस्यों का हिस्सा नहीं है। आप जानते हैं, उस संदर्भ में छोटे लोग वे इस सामान के सैकड़ों टन उठा रहे हैं। सोने की कीमत को दबाने के लिए पश्चिमी केंद्रीय बैंकों को अपने देश के सोने की होल्डिंग को बेचना या उधार देना पड़ा है। लेकिन क्योंकि वे जो सोना बेचते हैं वो शायद ही कभी उनकी तिजोरी छोड़ता है, कोई भी यह सुनिश्चित नहीं कर सकता है कि वे भौतिक रूप से अधिक सोना नहीं बेच रहे हैं या उधार नहीं दे रहे हैं। यदि यह सच है तो यह इतिहास में अब तक के सबसे बड़े घोटालों में से एक हो सकता है। यह व्यक्तियों द्वारा नहीं बल्कि पूरी सरकारों द्वारा किया गया एक बड़ा धोखा है। केंद्रीय बैंक का सोना, इसका अधिकांश हिस्सा न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ इंग्लैंड में बैठता है, तो यह इन दो स्थानों के तहखाने में है और यह वास्तव में तब नहीं हिलता है जब कोई देश अंतर्राष्ट्रीय निपटान कर रहा होता है। वे मूल रूप से इस ढेर से एक बार लेते हैं और इसे उस ढेर पर डालते हैं, या वे सिर्फ लेबल बदल देंगे, या ये सिर्फ एक पुस्तक प्रविष्टि है। ये लेखांकन है, सिवाय इसके कि इस सभी सोने पर कुछ बहुत रचनात्मक लेखांकन हुआ है, और मुझे इस पर बहुत संदेह है। मुझे नहीं लगता कि यह सब वहाँ है। सवाल ये है कि अगर हर कोई, विशेष रूप से बड़े खिलाड़ी, चाहते हैं कि उनका सारा स्वर्ण एक ही समय में दिया जाए, तो ऐसा करना शारीरिक रूप से असंभव है। ग्रह पर मौजूद अधिकांश सोने के प्रत्येक औंस पर एक से अधिक दावा है। ऐसे कई लोग हैं जो सोचते हैं कि उनके पास सोने का एक ही औंस शीर्षक है। मैंने कई बार कहा है, यदि आप इसे पकड़ते हैं तो आप इसके मालिक नहीं हैं। खेल हमेशा के लिए नहीं चल सकता, क्योंकि जल्द या बाद में लोग मांग करने जा रहे हैं कि वे भौतिक सोना या चांदी है, और यह पहले से ही हो रहा है। पश्चिमी केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की बिक्री में जवाबदेही की कमी अब तक चिंता का विषय नहीं रही है। लेकिन जैसे जैसे सोने के अधिक से अधिक खरीदारों ने भौतिक वितरण की मांग करना शुरू कर दिया है, केंद्रीय बैंक जिन्होंने अपने देश के सोने को ओवरसोल्ड या उधार दिया है, वे खुद को एक बड़े घोटाले में फंस जाएंगे। इस तरह की धोखाधड़ी की गतिविधि का नतीजा है कि सोने के खरीदार, चाहे वे व्यक्ति हो, पेंशन या हेज फंड हो, या यहाँ तक कि पूरे देश को अरबों डॉलर के लिए धोखा दिया जा सकता है। ये लंदन के फॉक्स न्यूज में मेडॉफ घोटाले के मडॉक घोटाले से थोड़ा मिलता जुलता है। मैं एक बहुत ही अनाचार है, प्रेस, बड़े पैसे और राजनेताओं के बीच संबंध, और दुर्भाग्य से ये चीजें तब तक सही नहीं होती हैं जब तक कि वे फट न जाए। मेडॉफ उड़ गया, मडॉक ने विस्फोट किया, सोने का बाजार उड़ने जा रहा है, और मुझे लगता है कि उनमें से किसी से भी बड़ा घोटाला होगा, क्योंकि यह एक विश्वव्यापी वित्तीय स्थिति है। एकमात्र चाल जो आज सत्ता में बैठे राजनेता और केंद्रीय बैंकरों को पता है, वे केवल एक ही चाल जानते हैं कि मुद्रा को बढ़ाने के लिए शून्य से अधिक पैसा बनाया जाए। उनके पास कोई अन्य चाल नहीं है। इसलिए जब तक हम उन्हें अपने नेता बनने और समस्या को हल करने के लिए देखते रहेंगे, तब तक हम किसी और चीज की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यही एकमात्र चाल है जिसे वे प्रेस को जानते हैं। वहाँ एकमात्र चाल या अन्य चाल है फुलाना बंद करना और एक ध्वनि मुद्रा पर वापस जाना है, और वे कहते हैं, ओह नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। और वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यह उन सभी को व्यवसाय से बाहर कर देगा। वे पूंजी योजना को जारी रखने में सक्षम नहीं होंगे, यहाँ तक कि वर्तमान वित्तीय प्रणाली में दरारें बनने के साथ भी। सरकारों द्वारा पेश किया गया एकमात्र समाधान वास्तव में आपदा के रास्ते पर और अधिक कदम है। लेकिन जबकि एक अकेला व्यक्ति दुनिया को बचाने में सक्षम नहीं हो सकता है, फिर भी कुछ ऐसा है जो आप अपने परिवार और खुद की रक्षा के लिए कर सकते हैं। आप पोंजी स्कीम की ओर रुख नहीं कर सकते हैं और उसे एक वास्तविक व्यवसाय चलाने के लिए नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो नहीं जानता कि कैसे। तो आप सरकार में इन सभी पोंजी स्कीमर्स की ओर रुख नहीं कर सकते हैं जो मुद्रा को बढ़ा रहे हैं और कहते हैं, ठीक है, चलो किसी अन्य तरीके से संकट को हल करते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि कैसे। इसलिए समाधान यह है कि हमारी समस्याओं को हल करने के लिए समान मानसिकता वाले लोगों के आधार पर छोड़ दिया जाए। यदि सरकारें सोने के मानक से पीछे नहीं हटती हैं, तो व्यक्ति स्वयं सोने के मानक पर वापस जा सकते हैं। राजनेता अपनी मर्जी से फिएट मनी बना सकते हैं। यही कारण है कि यह फिएट है।
तो आप उस पर अपना विश्वास क्यों रखना चाहते हैं? राजनेताओं, नौकरशाहों और केंद्रीय बैंकरों पर अपना भरोसा रखें। जब आपके पास कुछ वास्तविक हो सकता है जिसका आंतरिक मूल्य हो, जो दुर्लभ हो और जो दुर्लभ रहने वाला हो। क्या आप सोना या फिएट मुद्रा रखना पसंद करेंगे? हम देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। जाहिर है, लोग ये पता लगाना शुरू कर रहे हैं कि सोना वह है जो कागज के एक टुकड़े से अधिक अपने मूल्य को बनाए रखने की संभावना है। ऐसा नहीं है कि सोने की कीमत बढ़ रही है, ये है कि डॉलर का मूल्य नीचे जा रहा है। कीमत मानव प्रयास और क्रय शक्ति के मामले में स्थिर रहती है। आज सोने का एक औंस वही चीज खरीदेगा जो उसने 2000 साल पहले खरीदी थी। आज सोने का एक औंस लगभग उसी मानवीय प्रयास को बाहर निकालने और परिष्कृत करने के लिए इतना मानवीय प्रयास कर रहा है जो 2000 साल पहले कुछ चीजों को करने के लिए लिया गया था। ये मानव प्रयास समीकरण है जो स्थिरता बनाए रखता है। इसमें कितना प्रयास लगता है? सोना वित्तीय बीमा है, और इसके बारे में बात यह है कि आप इसके मालिक हैं क्योंकि आप संरक्षित होना चाहते हैं और आप जानते हैं, आपको बस इसे प्राप्त करना होगा। यदि आप रात में सोना या सोना चाहते हैं क्योंकि कुछ और नहीं है, आपके पास कुछ विनाशकारी घटनाएं होती हैं और हमने उन्हें देखा है। आप कैसे संरक्षित होंगे? The current financial system मौजूदा may वित्तीय be प्रणाली भले ही दम but तोड़ where रही there हो, is chaos, लेकिन जहां अव्यवस्था है, there's also वहां अवसर भी है क्योंकि पुराना मॉडल As the बिखर old जाता है। model falls apart, the door बड़ी may be समृद्धि के लिए opened दरवाजा for खोला जा सकता है। prosperity. ये स्पष्ट रूप से दुनिया का अंत नहीं है। मेरा मतलब है, यह शायद अमेरिका का अंत भी नहीं है। कई देशों के लिए यह एक आर्थिक उछाल की शुरुआत होने जा रही है। एक बड़ा बोझ उनके कंधों से उठाया जा रहा है, जहां दुनिया को अब अमेरिकियों को खरबों डॉलर का ऋण नहीं देना पड़ता है ताकि हम जो उत्पादन नहीं करते हैं उसका उपभोग करना जारी रख सके। जब ये समाप्त हो जाएगा तो दुनिया को लाभ होगा। इसलिए ये कुछ ऐसा नहीं है जिससे हमें डरना चाहिए। हमें इसे एक दुनिया के रूप में अपनाना चाहिए। यह इतिहास का सबसे बड़ा धन हस्तांतरण है। यदि हमारे पास वैश्विक मुद्रा संकट है तो आप पूरे इतिहास में कभी नहीं हुआ है उससे अधिक धन हस्तांतरण देखने जा रहे हैं। ये सब एक बार में होने जा रहा है, इसलिए ये सबसे बड़ा अवसर है। हमारे पास अब लाखों लोग हैं जो पैसे में रुचि ले रहे हैं। सवाल ये है कि पैसा क्या है, यह क्या होना चाहिए, और वे सीख रहे हैं, खासकर बहुत सारे युवा लोग। The sun will rise. कल सूरज उगेगा क्योंकि यात्रियों के जागने और दिन का काम शुरू करने के लिए अपने कार्यालयों की यात्रा करने से पहले यह 1 लाख बार होता है। Begin the day's work. किसान अपनी फसलों की देखभाल करेंगे और निर्माण श्रमिक नए बुनियादी ढांचे का निर्माण करेंगे। Structure. लेकिन क्या वे जिस दुनिया में रहते हैं वो अभी भी वही होगी? In 2008 में दुनिया को एक चेतावनी दी गई थी कि मानव इतिहास में सबसे बड़ी वित्तीय दुर्घटना उन्हीं खराब निर्णयों के कारण विलंबित हो गई थी जिन्होंने इसे पहली बार लाया था। in the first place. What that उस massive बड़े पैमाने पर bailout बेलआउट ने was हमें जो not खरीदा वो कोई समाधान नहीं था, time. बल्कि उन लोगों के लिए भी समय था जो पिछले कुछ डॉलर को एक मरते हुए सिस्टम से बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार थे, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो खुद को और अपने परिवारों को आसन गिरावट से बचाने के लिए चट्टान के किनारे को समय के करीब देखने में सक्षम थे। Plunge. And in the और end, अंत में वो समय सभी की सबसे मूल्यवान वस्तु साबित हो सकता है। commodity of all. इतिहास में ये संक्षिप्त क्षण है जहां पिछले 5000 वर्षों के लिए सुरक्षित आश्रय संपत्ति एक साथ वो वर्ग बन जाती है जिसके पास क्रय शक्ति में सबसे बड़ा एकल संभावित लाभ होता है। हम अभी इन चक्रों में से एक में हैं जहां पैसा सबसे अच्छा निवेश है। मुद्रा से बाहर निकले, पैसे खरीदें और आप शायद बाद में बहुत अधिक सामान खरीदने में सक्षम होंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात जो लोग कर सकते हैं वो वास्तव में वित्तीय शिक्षित होने के लिए अपनी जिम्मेदारी लेना है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बैंकों और ब्रोकरेज हाउसों और अन्य लोगों को अपने सभी निर्णयों का मार्गदर्शन न करने दें। जानें कि आपके लिए क्या चल रहा है। अपने आप को सशक्त बनाएं।